Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn about the simple present tense. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टेंस क्या होता है, टेंस किसके बारे बोलता है और टेंस के कितने काइंड्स होते हैं. तो टेंस का इंट्रोडक्शन हम अब जान चुके हैं. इस वीडियो में हम सारे जो टेंसेस हैं उसके काइंड्स में से पहले काइंड्स को पढ़ेंगे और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. टेंस को स्टार्ट करने के पहले जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था उस बात का याद रखें कि टेंस बताने वाला वर्ब होता है और वर्ब में दो बातें होती हैं. वर्ब ये बताता है कि एक्शन कब हुआ, वो टाइम क्या था, क्या वो पास्ट टेंस था, प्रेजेंट टेंस था या फ्यूचर टेंस. दूसरी बात कि वर्ब बताता है कि जो भी वर्क हुआ वो वर्क का पोजीशन क्या है, क्या वह कंप्लीट हो गया, गोइंग ऑन है या फिर बाद में होने वाला है. इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हुए, ध्यान में रखते हुए ही हम टेंस को पढ़ेंगे. तो आज हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब शो करता है, दिखाता है कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन होता है. कब होता है? प्रेजेंट टाइम में होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. और दूसरी बात क्या कि एक्शन जो होता है वो कोई डेफिनेट नहीं है. वो जैसे इसका एक और नाम है सिंपल इंडेफिनिट टेंस, तो वो डेफिनेट नहीं है, ये सिंपली कार्य करता है. ये एक्शन सिर्फ होता है. कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बताता है. तो फिर ये क्या बताता है, इसका यूज फिर क्या है, इसको हम जाने इसके यूजेस में. यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ को बताने में करेंगे. पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाएं, पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी जाएं, जो सच है वो सच ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. जैसे द अर्थ इज राउंड. चाहे हम इंडिया में रहें या विदेश में जाएं या स्पेस में जाएं, सब जगह से एक ही बात सामने आती है कि पृथ्वी गोल है. दूसरी बात है हैबिचुअल ट्रूथ. ये जो आदत वाली सत्यता है, आदत वाला जो सच है, ये किसी के साथ भी यूज किया जाए वही सच होगा. जैसे 1 and 1 make 2, एक और एक दो होता है. चाहे मैं काउंट करूं तो भी एक और एक दो होगा, कोई और करे तो भी एक और एक दो होगा. तो ये जो हैबिचुअल ट्रूथ है ये सबके साथ एक जैसे होता है. केवल पर्सनल हैबिट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. दूसरी बात जो मैंने अभी बताया कि किसी के हैबिचुअल एक्शन, किसी का जो पर्सनल हैबिट होता है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह हर दिन स्कूल जाता है. किसी के कहे गए कोटेशन, किसी के द्वारा कही गई बातों को जब हम कोट करते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं, यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. वह व्यक्ति चाहे अभी हो या ना हो, जीवित हो या ना हो, लेकिन उसकी कही गई बातें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं. जैसे होप्स सेज. होप्स एक व्यक्ति हैं जो अभी नहीं है, लेकिन वह उस समय कहे थे. हम इसे सेड नहीं कहेंगे, होप्स सेज ही कहेंगे. क्या है? नॉलेज इज पावर. नेक्स्ट है कि कोई एक फिक्स स्केड्यूल, जो ऐसा प्लानिंग, ऐसा प्रोग्राम जो पहले से फिक्स किया गया हो और जो रेगुलर होता हो, सेम फिक्स टाइम में रेगुलर होता हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. जैसे स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है और 2 बजे बंद होता है, अंत होता है. तो ये एक फिक्स टाइम है जो रेगुलर होता है, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है. अगली बात है कि कोई ऐसा प्री प्लान स्केड्यूल, कोई ऐसा प्रोग्राम जो पहले से प्लान किया गया हो, पहले से फिक्स किया गया हो फ्यूचर में करने के लिए. लेकिन फिक्स कब किया गया? प्रेजेंट में ही फिक्स किया गया कि फ्यूचर में ये काम होगा. तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे अगले महीने मुंबई जाएंगे कौन? हमारे पीएम. तो अगले महीने जाएंगे, लेकिन हम उनको चूंकि अभी फिक्स किए हैं कि अगले महीने का उनका डेट है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे. अगली बात है कि कोई भी न्यूज को बताने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, या स्पोर्ट का कमेंट्रीज देने के लिए, या किसी बुक को
कहने के लिए, बुक में जो लिखा है उसको नरेट करने के लिए, उसको पढ़कर सुनाने के लिए, या फिर किसी कहानी को कहने के लिए, सुनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखें, द बैट्समैन हिट्स द बॉल, यहाँ बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, हिटिंग बात हो रही है, लेकिन उसके लिए चूंकि ये हम कमेंट्री दे रहे हैं स्पोर्ट की, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, कंटिन्यूअस का नहीं। दूसरी बात, कोई ऐसा कंडीशनल क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का ही एक छोटा पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं होता। तो ऐसा क्लॉज जिसमें कंडीशन रखा गया हो, शर्त रखा गया हो, और ऐसा शर्त जो कि फ्यूचर टाइम में होना है, तो वहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस के बदले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, अगर वह हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा तो पास होगा, लेकिन यहाँ मेहनत करेगा नहीं करके हम उसको किस में यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। तो हमने देख लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हमें उन्हें यूज करना है। अब यूज करना सीख लिए, तो अब उसको हम सेंटेंस में कैसे रखेंगे। सेंटेंस में रखने के लिए आपको सेंटेंस के वीडियो को याद करना होगा, जिसमें मैंने सेंटेंस के काइंड्स बताए थे। तो सेंटेंस के जितने भी काइंड्स हैं, तो उसको लिखने के लिए हमें उन काइंड्स में इस टेंस को कैसे फिक्स करना है, तो कैसे सेंटेंस मेकिंग करना है, ये अब हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होगा अलग अलग काइंड्स के सेंटेंस में कैसे बनेगा। सबसे पहले देखें, एफर्मेटिव सेंटेंस को के सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, इसका रूल देखना है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है रूट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, या जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन होता है, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मतलब ओरिजिनल फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाए, उसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। और इन दोनों में से जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब 5 का यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब 1 का यूज होगा। और इसके बाद फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट अगर जरूरत हुआ तो, और नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो अब वर्ब 1 का यूज हम किस में करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है, मैंने कह दिया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब 1 का यूज हम आई, यू, वी, दे, या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम कर सकते हैं। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही में यू लिखते हैं या बोलते हैं, तो इसके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। बाद बाकी वी और दे, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, इनके साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म भी 1 का यूज होता है। जितने भी प्लूरल 2 या 2 से अधिक नाम जहाँ भी आए वहाँ वर्ब 1 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखें, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, कितने बजे जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, ये नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। अब वर्ब 1 का यूज हमने जान लिया। वर्ब 5 जो सिंगुलर फॉर्म है भाई वर्ब का, उसका यूज कहाँ करेंगे, उसका यूज किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कोई भी एक नाम, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका कोई भी एक नाम, और अगर प्रोनाउन लिखें तो ही, सी और इट, ये तीनों सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म अर्थात वर्ब में एस या ईएस लगाकर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। अब वर्ब में एस और ईएस किस में लगाएं, तो वर्ब के साथ ईएस कैसे वर्ब में लगता है, जिस वर्ब के लास्ट में ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स आए, उसके लास्ट में ईएस ऐड कर हम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ये सब जिस वर्ब के लास्ट में नहीं होंगे उन सब के साथ सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड किया जाता है, एस जोड़ा जाता है और वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, गो, गो में लास्ट वर्ड ओ है तो उसके साथ हमने ईएस लगाकर गोज बनाया। प्ले, प्ले में लास्ट वर्ड इन
5-6 जो लेटर्स दिए हुए लेटर्स नहीं हैं, तो हमने उसमें सिर्फ एस लगाया और उसको सिंगुलर बनाया, प्लेज। अब दूसरी बात याद रखें कि एफर्मेटिव सेंटेंस में V1 और V5 लगा, तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है उसमें किसी तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। कोई किया? हमने नहीं किया। तो नीचे अब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं एम इज आर लिखा हुआ है, तो ये एम इज आर जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। जब हम एक्शन जो स्टेट बताता हो, स्थिति को बताता हो, है, हूँ, इस चीज को बताता हो, तो वहां पर ये एम इज आर क्या हो जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। तो वैसे केस में सब्जेक्ट के साथ एम या इज या आर लगाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगता है। चूंकि एम इज आर ये वर्ब का रूट फॉर्म नहीं है, इनका टेंस चेंज नहीं होता है और इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लग के क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो ये एक्शन के स्टेट को बताता है, एक्शन को नहीं बताता है। वर्ब यहाँ पर एक्शन नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है, स्थिति को बता रहा है। तो जो सब्जेक्ट की जो स्थिति है उसको बताएगा ये वर्ब। तो ये एम किसके साथ लगेगा? एम इज आर कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में लगता है। एम का यूज किसके साथ होता है? आई के बाद लगता है। एम हमेशा आई के साथ आता है। और इज किसके साथ लगता है? इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे कोई भी एक नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर प्रोनाउन हो तो ही, सी, इट। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज अ बॉय। आर किसके साथ लगता है? आर प्लूरल होता है, तो ये एम और इज का प्लूरल फॉर्म है, तो ये जो प्लूरल है, तो ये प्लूरल हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, जिसमें यू और वी भी आते हैं। ठीक है, तो यू और जितने भी प्लूरल आएंगे, दे, यू, वी, दे और कोई भी दो या दो से ज्यादा नाम। जैसे एग्जांपल में देखिए, यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ तीनों सेंटेंस में हमने देखा आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, ही इज ए बॉय, वह लड़का है, यू आर ए स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टेट हो रहा है। ये जो वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ किसका काम कर रहे हैं? मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने ऊपर में कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कहाँ? सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी सेंटेंसेस में होगा। अब आए एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हमेशा क्या कहता है? नकारात्मक ना। एफर्मेटिव सकारात्मक कहा था, नेगेटिव नकारात्मक कहता है। तो जब ना कहने की बारी आए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। ये डू और डज, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर बनाते हैं सेंटेंस को। वर्ब आगे देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, डू डज के बाद नॉट लगा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्लूरल फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ टेंस का जो सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल को कौन पूरा कर रहा है? डू और डज। अब हम देखें डू और डज का यूज कैसे है। डू नॉट इज यूज्ड विथ आई, यू और एनी प्लूरल। डू मैंने कहा प्लूरल है, तो इसका यूज आई के साथ, यू के साथ और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ होता है। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल नहीं जाता हूँ। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करता है अपने साथ, याद रखिए स्टूडेंट। यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हमेशा ये प्लूरल वर्ब का यूज करता है अपने साथ। यू डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। यू डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, तुम हर दिन स्कूल नहीं जाते हो। अब ये डू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यूज हुआ। अब डज जो है, डज नॉट, नॉट नहीं, और डज मतलब सिंगुलर, तो डज नॉट इज यूज्ड विथ ही, सी, इट। सिंगुलर का मैंने पहले भी बताया कि कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है, कोई भी एक नाम थर्ड पर्सन, और ही, सी, इट जो प्रोनाउन है इनके साथ डज नॉट का यूज होता है। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह हर दिन स्कूल नहीं जाता है, और ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। सी डजंट गो टू स्कूल रेगुलरली, वह रेगुलर वे में स्कूल नहीं जाती है। अब ये डू नॉट और डज नॉट का एक एक्सेप्शन भी है कि हर जगह डू नॉट और डज नॉट नहीं लगता, उसको ना कहने के लिए और एक वर्ड होता है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं।
ही नेवर गोज टू स्कूल। जहाँ हम नेवर लगाएंगे, नेवर सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं है, इसीलिए वो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल को नहीं बताता है, इसीलिए नेवर के बाद वर्ब में एस या ईएस लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नेवर के बाद गो में ईएस लगा है, गोज टू स्कूल, वह कभी भी स्कूल नहीं जाता है। तो नेवर के साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों हो सकता है, लेकिन डू नॉट और डज नॉट के साथ जो वर्ब लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब 1 होगा। अगला देखें, ये एक्शन की बात थी जहाँ डू और डज लगा। जहाँ स्टेट की बात होगी वहाँ अगेन हम देखेंगे एम, इज, आर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, इनके साथ नॉट का यूज होगा, और चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लग के कॉम्प्लीमेंट लगेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने पहले ही पढ़ा, एम के साथ आई के साथ एम का यूज होता है, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, और आर जितने भी प्लूरल के साथ होता है। आई एम नॉट ए टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ। ही इज नॉट ए बॉय, वह बॉय नहीं है। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट नहीं है। अब देखें, अगला आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या जिसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने में सबसे पहले डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर जरूरत पड़े तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। तो डू प्लूरल वर्ब है, डज सिंगुलर है जो हमने नेगेटिव फॉर्म में देखा। तो डू का यूज किसके साथ होता है, आई, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे डू आई गो टू स्कूल डेली, क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। डज का यूज किसके साथ होता है, ही, सी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। डज ही गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या वह रेगुलरली स्कूल जाता है। तो ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं, कब, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। अब आए एक्शन, ये एक्शन की बात थी, अब आए स्टेट की बात, मतलब पोजीशन की बात। तो एम, इज, आर जो हेल्पिंग वर्ब को, जिसको हमने मेन वर्ब बनाया था, तो ये वर्ब पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एम आई ए टीचर, क्या मैं टीचर हूँ। इज ही ए बॉय, क्या वह बॉय है। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसके बाद देखें WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स, जिसमें हम लोग पहले हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन ये क्वेश्चनिंग वर्ड लगाते हैं, इसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल डू या डज लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क। तो ये WH क्वेश्चन कहाँ आते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्शन वर्ड का जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज लगाते हैं। एग्जाम्पल 4, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, कब तुम स्कूल जाते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो। तो इस तरह से WH वर्ड का यूज करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सब जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है, मतलब हम सामने वाले यू को बात करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन है, उसके बाद वर्ब 1 आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। और जहाँ पर डू या डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम लोग डू लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो यहाँ पर यू छुपा हुआ है। अगला है डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। फिर डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें हम इम्फेसिस डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो ऐसा सेंटेंस कैसे बनता है, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट और जो वर्ब का रूट फॉर्म होता है, वर्ब 1 होता है, उसके बीच में डू या डज लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल में देखिए, यू डू टेल ए लाई बट डू नॉट कन्फेस। तो यहाँ यू टेल ए लाई होना है,
तो ये डू क्यों आया है? प्रेशर डालने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए, इसलिए इसको एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो लेकिन कन्फेस नहीं कर रहे। या फिर ही डज स्टडी हार्ड बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यहाँ पर ही स्टडीज होना चाहिए था, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसको ये डज उसके सिंगुलर बना दिया वर्ब को, इसलिए वहां पर V1 लगा है। तो ये डज जो है प्रेशराइज कर रहा है सेंटेंस को कि वह स्टडी करता है पर कुछ छोटे समय के लिए। अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस पढ़ लिए, उसको हम कैसे सेंटेंस में पुट करेंगे ये सीख लिया। अब जब ये तो हम लिखेंगे तब सीखा, और अगर कोई रिटन फॉर्म में कोई सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या किस टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को, किसी भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानें, उसकी पहचान के लिए हमें देखें क्या बात है। तो जो कोई भी सेंटेंस जिसमें ये एडवर्ब्स लगे रहते हैं, वर्ब के बाद आने वाले एडवर्ब्स लगे रहते हैं, जैसे ऑलवेज, रेगुलरली, एवरीडे, डेली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, नाउअडे, नेचुरली, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, frequently, constantly, seldom, every year, neighbor, every week, once a year, at times, at present, now and then, all the time, etc. तो ये सारे एडवर्ब्स जिस सेंटेंस में लगे रहे तो समझ लीजिए वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और अगर ये एडवर्ब नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 लगा रहे और कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एम, इज, आर मेन वर्ब के रूप में हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, एम्फैटिक सेंटेंस में अगर डू और डज लगा रहे तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये जो साइंस हैं, ये जो संकेत हैं, इन संकेतों को थोड़ा ध्यान से देखें और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानें। अब अगर हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी के सेंटेंस को तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ते हो, ता है, ती है, ते हैं, ये ता, ते, ती, तू लगा रहे तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। बस आपको उसको चेंज करना है, और जैसा मैंने अलग अलग सेंटेंस के में सिंपल प्रेजेंट टेंस को पुट करने सिखाया, ये जो रूल्स दिए, ये जो स्ट्रक्चर दिया बनाने का, वो स्ट्रक्चर में उसको डाल देना है और आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस को जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम फॉर्मेट में डालेंगे इसको जाना, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये जाना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना भी सीखा। तो अब आपकी बारी है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने इतना कुछ बताया ये अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस पर कमेंट जरूर करें, इसको कमेंट जरूर करें, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर आज तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स।